उधर लड़कों में तो सारे लोग सन्यासी जंतुओं में हैं। जनन। इस अध्याय में जंतुओं में जनन शीर्षक द्वारा जीव एवं जंतुओं में जनन प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। जब एक जीव अपने समान दूसरी संतति को जन्म देता है तो इसको जनन कहा जाता है। जीवों में जनन दो प्रकार से होते हैं, लैंगिक जनन एवं अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें नर एवं मादा युग्मक दोनों का संलयन होता है, उसको लैंगिक जनन कहा जाता है। यह जनन की प्रक्रिया मनुष्य, बकरी, गाय, भैंस इत्यादि में उपस्थित होते हैं, जबकि अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें एक ही जीव अपने समान दूसरी संतति को जन्म देता है, तो इसको अलैंगिक जनन कहा जाता है। यह अमीबा, हाइड्रा इत्यादि में पाया जाता है। पर किसी भी जीव के जनन के लिए नर एवं मादा युग्मक की आवश्यकता है। अब नर जननांग में एक जोड़ा वृषण, दो शुक्राणु और एक शिश्न होता है तथा इसके प्रवर्धन द्वारा जो वृषण उत्पन्न होता है उसको शुक्राणु कहा जाता है। इसके बाद मादा जननांग में एक जोड़ा अंडाशय, एक अंडवाहिनी एवं एक गर्भाशय होता है तथा इसके द्वारा उत्पन्न वृषण को अंडाणु कहा जाता है। जब शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है तो इसको निषेचन कहा जाता है तथा इस निषेचन के पश्चात हमें युग्मनज की प्राप्ति होती है। यह युग्मनज समय के साथ विभाजित होता जाता है तथा इस विभाजन के पश्चात उसमें शरीर के अंगों एवं ऊतकों का प्रवर्धन होने लगता है, निर्माण होने लगता है, जैसे कि समय के साथ उसमें हाथ, पैर, आँख, कान, नाक इत्यादि का जन्म इत्यादि विकसित होने लगते हैं। और तत्पश्चात जब अंडाणु पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं अर्थात वो विकसित हो जाते हैं तो फिर माँ संतति को जन्म देती है। अब कई ऐसी स्त्रियां होती हैं जिसके जिनमें कुछ समस्या होती है जिसकी वजह से शुक्राणु उसके अंडाणु तक नहीं पहुंच पाता है। इसके समस्या के समाधान के लिए IVF अर्थात इन विट्रो फर्टिलाइजेशन नामक एक प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, जिसमें एक मादा के अंडाणु एवं नर के शुक्राणु को एकत्र करके कुछ घंटों के लिए एक साथ छोड़ दिया जाता है, जिससे उनके संलयन के पश्चात संतति का जन्म होता है। इसको IVF कहा जाता है तथा इस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न संतति को प्रश्नली शिशु कहा जाता है। उसके बाद एवं मादा युग्मक का संलयन होता है जिसको निषेचन कहा जाता है तथा निषेचन दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक निषेचन एवं बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन, जब निषेचन मादा के आंतरिक भाग में होता है तो उसको आंतरिक निषेचन कहा जाता है, और जब निषेचन मादा के बाह्य भाग में होता है तो उसको बाह्य निषेचन कहा जाता है। इसके बाद रेशम कीट में जनन। रेशम कीट में पहले अंडा होता है जो उसके पश्चात वह लार्वा में परिवर्तित हो जाता है, फिर वह प्यूपा में परिवर्तित हो जाता है तथा उसके पश्चात वह वयस्क हो जाता है, और जब वह वयस्क हो जाता है तो इसके पश्चात वह संतति के रूप में जन्म लेता है। उसके बाद मेढक में पहले अंडा होता है, फिर वह टैडपोल में परिवर्तित या लार्वा में परिवर्तित हो जाता है, इसके पश्चात वह वयस्क हो जाता है, इसके पश्चात उसका जन्म होता है। फिर अलैंगिक जनन में एक ही जीव का योगदान होता है और यह हाइड्रा तथा अमीबा इत्यादि में होता है। हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है।
मुकुलन विधि में हाइड्रा के समान एक और संरचना होती है जो उसी के शरीर से उत्पन्न होती है तथा कुछ समय परिवर्तित समय के साथ वह उसके शरीर से अलग हो जाती है और नए संतति को जन्म देती है। इस प्रकार उत्पन्न नई संतति को मुकुल कहा जाता है तथा इस विधि को मुकुलन कहा जाता है। और अमीबा में द्विखंडन विधि द्वारा संतति का जन्म होता है। इसमें एक अमीबा में एक प्रारंभ में एक केंद्रक होता है जो आगे जाकर दो केंद्रक में विभाजित हो जाता है। इसके पश्चात वह दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है तथा प्रत्येक कोशिका में एक एक केंद्रक होता है और इस प्रकार दो संतति की उत्पत्ति होती है। जब किसी विधि में कोशिकाओं एवं केंद्रक के विभाजन के पश्चात दो संतति की उत्पत्ति होती है तो इसको द्विखंडन कहते हैं। इसके अतिरिक्त जनन की एक और विधि है क्लोनिंग। क्लोनिंग में जब हम सदृश जीव या जब कोई जीव सदृश जीव को जन्म देने के लिए एक विशेष प्रक्रिया का प्रयोग करता है तो इसको हम क्लोनिंग कहते हैं। इसका प्रयोग सबसे पहले एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में रोजलिन इंस्टीट्यूट में किया गया था और इसका प्रयोग किया था यान विल्मट ने तथा इसके द्वारा इस क्लोनिंग विधि के द्वारा उत्पन्न पहली स्तनधारी जीव का नाम था डॉली। इसका जन्म हुआ 5 जुलाई 1996 को। डॉली के जन्म की प्रक्रिया। डॉली के जन्म के लिए सबसे पहले एक फीन डॉर्सेट से अंडाणु को ग्रहण किया